हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इट्स एप्लीकेशंस। जैसा आपको पता है, किन्हीं भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में सपोज आई टेक एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, अनलाइक चार्ज हैं, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, उसको लाइक चार्ज बोलेंगे। तो लाइक चार्ज विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन, दे विल कम क्लोजर, और यहाँ पे होगा रिपल्सन। अब इनके बीच में कितना फोर्स होगा और उस फोर्स का नाम क्या होगा? तो बिटवीन टू चार्जेस जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स। व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर मैं इस चार्ज का नाम Q1 रख दूं, इसका Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। इन दोनों की रेशो जो है 1:1 होगी, और वो किसके इक्वल होगा? तो दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। कूलम ने इसको स्टडी किया, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ही ऑब्जर्व दैट द कूलम फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस placed at a distance r is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to square of distance between them। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम 11th में पढ़ चुके हैं। वो किन दो मास के बीच में है? एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस r। इसके बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। वहाँ पे हम कांस्टेंट कैपिटल G लगाते थे जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये था हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म। इसी तरह से कूलम्स लॉ को भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट लगेगा, K से रिप्रेजेंट करेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस K को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू फिक्स होती है वैक्यूम के लिए, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, ऐसे ही इसके की वैल्यू, अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, तो इस K की वैल्यू फिक्स होगी कांस्टेंट की, एंड दैट इज 9 × 10⁹। यूनिट क्या होंगी? जैसे हमने कैपिटल G की यूनिट 11th में पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू तो होती है 6.67 × 10⁻11, और यूनिट क्या होंगी? ये कैपिटल G को अगर लिखेंगे तो Fr² अपॉन m1 m2 ऐसे लिखते थे। तो ये फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर और मास की किलोग्राम, तो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹, लेकिन यूनिट क्या होंगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट जैसा हमने डिस्कस किया था कूलम, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसको क्रेडिट के लिए कूलम। तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, -2 C-2। तो दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये फ्री स्पेस के लिए है। अब किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में जब फ्री स्पेस है तो हम इस मीडियम के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एंड देयर इज ए रिलेशन बिटवीन दिस K एंड एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है
ये मीडियम की नेचर को डिसाइड करता है कि किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा है। ये मीडियम इन चार्ज का इंट्रैक्शन इसको अलाउ कर रहा है या नहीं। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस मीडियम पे भी डिपेंड करता है। अगर मीडियम है इसके बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज हो जाता है, अगर वैक्यूम है तो ज़्यादा होता है। तो वो इसका नाम है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस है, वैक्यूम है तो उसके लिए नोट लगाते हैं। अगर इसके बीच में कोई मीडियम डाल दिया हमने तो उसके लिए फिर ये एप्सिलॉन नोट नहीं लिखेंगे, इसको एप्सिलॉन लिखेंगे और इसका नाम पड़ जाएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम होगा इसके लिए यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन नॉट? तो इसके लिए K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9। और यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे 4 पाई की वैल्यू पुट करके पाई की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। लेकिन यूनिट इसकी जो होंगी वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट से बिल्कुल रिवर्स होंगी, क्योंकि ये 1 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर, तो इसलिए ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स है। लेकिन मीडियम के लिए ये वैल्यू फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है, वो हम आगे पढ़ेंगे मीडियम के लिए। तो ये कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर डिस्टेंस दे रखी है और हमें ये पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो वी कैन ईजीली फाइंड यूजिंग दिस फार्मूला। चलो अभी निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज मैग्नीट्यूड में सेम होता है और साइन के अनुसार अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। अब इसमें मान लिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है सपोज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये फिक्स है। तो इनके बीच में फोर्स कितना आएगा अब निकाल सकते हैं। कूलम्स लॉ की ये फॉर्म यूज़ करेंगे। तो K की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2, तो दोनों पे सेम है तो Q स्क्वायर, इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 ही, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 1.6 स्क्वायर होता है 2.56 इंटू 10⁻, ये -38 और ये तो ये -29 रह जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इट विल बी अट्रैक्टिव। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है ए, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से लिखते हैं। जैसे ए वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए और ये ए कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है। इट मीन्स यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब हम मान लिया दो चार्ज हैं ये Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स निकालना है हमने। फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1, उसका नाम रख देंगे हम, मान लिया F21। F21 का मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपल्सिव होगा फोर्स इसके बीच में। तो Q1 के ऊपर Q2 के कारण आउटवर्ड लेफ्ट साइड और Q2 पे Q1 के कारण राइट साइड।
तो इसका नाम हो जाएगा F12। तो अब ये जो दोनों फोर्स हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में इक्वल नहीं होंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे F21 क्या बताया था मैंने, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। F12 1 के ऊपर, पहले जो है 1 आया हुआ है तो 1 के ऊपर 2 के कारण, तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। तो अगर इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपॉन R², ये लिखेंगे। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, F21 को कैसे लिखेंगे, इसको F21 को, तो उसके लिए K एज इट इज़, Q1 Q2 एज इट इज़, ये जो R है इसका नोटेशन हो जाएगी R21। R21 का मतलब पोजीशन ऑफ Q2 विद रेस्पेक्ट टू Q1, Q1 से Q2 की पोजीशन, Q1 के रेस्पेक्ट में Q2 की पोजीशन लिखेंगे तो R21 लिखेंगे। तो ये R21 स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी होगी, जो R21 की डायरेक्शन है वही F21 की होगी, तो यहाँ पे R21 यूनिट वेक्टर। अब इसको हम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो इसकी जगह R21 की जगह R21 कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा KQ1 Q2 R21 डिवाइडेड बाय यहाँ R21 क्यूब, तो ये आ गया। तो दिस इज कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, ऐसे हम लिख सकते हैं। सिमिलरली F12 में क्या हो जाएगा, बस 21 की जगह यहाँ पे 12 आ जाएगा, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 की जगह R12 क्यूब, और ये हो जाएगा R12 कंप्लीट वेक्टर। और इसको अगर डायग्राम से दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस, सपोज ये चार्ज है हमारा Q1 और ये चार्ज है Q2, पोजीशन ऑफ Q1 Q2 इज विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन O, तो Q1 की पोजीशन जो है रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर R1, Q2 की पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर R2। तो ये जो डिस्टेंस है Q1 Q2 के बीच की, इसको भी हम वेक्टर से दिखाएंगे। तो अगर हम Q2 के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं Q1 के कारण, तो ये एरो लेंगे Q1 से Q2 की तरफ, और इसका नाम पड़ जाएगा R21। ओके, तो यहाँ इसके अंदर ये R1 है हमारा, ये R21 है और ये R2 है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर देखें तो R1 वेक्टर प्लस R21 इज इक्वल टू R2, दैट इज R2। इसका मतलब R21 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो R21 वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं R21। तो इसको हम एक स्टेप और आगे ले जाके इस डायग्राम के अनुसार इसको एक स्टेप इसका फर्दर और ऐड कर सकते हैं, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 की जगह हम क्या लिखेंगे, R2 माइनस R1, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पे तो इसका क्यूब, तो ये इसका क्यूब, और यहाँ पे फुल वेक्टर दैट इज R2 माइनस R1। ऐसे हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें एक टर्म है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड अपॉन कूलम्स लॉ एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो हमने पहले डिस्कस किया था। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, जब दो चार्जेस हैं हमारे पास और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस R है, इनके बीच में जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपली क्या है, एक रेशो है दो इलेक्ट्रिक फोर्स की, एक बार दोनों चार्जेस के बीच में वैक्यूम है और दूसरे केस में मीडियम है, उन दोनों फोर्स की रेशो है। तो मान लिया
ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, डिस्टेंस R है। तो जब वैक्यूम है तो बीच में फोर्स कितना होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको F0 से रिप्रेजेंट कर दिया हमने और फॉर्मूला आ गया K(Q1Q2)/R²। सिंपल कूलम्स लॉ लगा दिया हमने, वेयर Q1 Q2 आर पॉइंट चार्जेस। अब जब इनके बीच में मीडियम होगा, ये Q1 Q2, अब बीच में मीडियम डाल दिया कोई भी मान लिया, तो इनके बीच में जो फोर्स है उसको हम Fm से लिखेंगे। m का मतलब फॉर मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर मीडियम। तो यहाँ पे ये जो K है इसकी वैल्यू वहाँ पे तो क्या थी, वैक्यूम के लिए 1/4πε0 थी इसकी वैल्यू, इस स्मॉल k की वैल्यू 1/4πε0। लेकिन मीडियम है तो इस k की वैल्यू आएगी 1/4πε0 की जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। फॉर मीडियम एप्सिलॉन लिखते हैं, वैक्यूम के लिए ε0 लिखते हैं, बाकी सेम रहेगा। अगर हम इसकी रेशो ले लें, हम इस k की जगह ये यूज़ करना है हमने, इसकी रेशो ले लें F0/Fm। इस रेशो को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कैपिटल K से लिखते हैं। दिस K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक वर्ड इसलिए लिया है, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उनके बीच में हम फोर्स निकाल रहे हैं। तो दैट इज इक्वल टू, अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे k की वैल्यू ये पुट करके, तो ये ε/ε0 आएगा। तो ये एप्सिलॉन और ε0 क्या है, इनके नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ε0 है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हम पढ़ चुके हैं। ε0 क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब इसमें हम इन दोनों की रेशो को हम एक नाम और दे देते हैं εr, क्योंकि इसको आपस में रिलेट कर रहे, कंपेयर कर रहे हैं। तो εr को बोलेंगे हम रिलेटिव, दिस इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दिस इज रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम वाटर है हमारा सपोज, तो इसकी वैल्यू होती है 81। अगर इसके बीच में फ्री स्पेस है तो εr की वैल्यू होगी 1। तो ये डिपेंड करता है मीडियम कैसा है। तो k और εr मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इसका जो डेफिनेशन है, डिफाइन करेंगे तो दोनों की डेफिनेशन थोड़े अलग अलग है। वैल्यू सेम है, बोथ आर द सेम थिंग्स, बट दिस k is simply, you will define k, it is the ratio of force between two charges in vacuum to that in medium। ये k की वैल्यू है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस फार्मूले से डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, मान लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो सिंपल फार्मूला हो गया उसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज सिंपली द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वैक्यूम टू दैट इन मीडियम। ये सिंपल डेफिनेशन है। अगर हमने εr को डिफाइन करना है, इसका नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो इसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ε0, बोथ आर सेम थिंग। मान लिया सपोज ये पूछ लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर। कैसे निकाल लेंगे, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 81, और यहाँ पे k और εr सेम थिंग है, तो εr की जगह हम लिखेंगे ε/ε0, और ε0 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, तो इसलिए ε इज इक्वल टू 81 इंटू ε0, और ε0 की वैल्यू कितनी थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये आ जाएगी, यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इससे पहले हमने किया था कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ या कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी एटम है उसके अंदर एज मच पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, बाहर उसके नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो टोटल चार्ज जो है वो नील होता है किसी भी एटम पे। लेकिन किन्हीं भी दो बॉडीज़ को जब हम रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। उस ट्रांसफ़र के दौरान चार्ज पेयर्स में डेवलप होता है। मान लिया ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और इन दोनों को रब किया तो इलेक्ट्रॉन या तो ए के बी पे जाएंगे या बी के ए पे। सपोज ए के इलेक्ट्रॉन बी पे जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना नेगेटिव, और इस पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज। अगर दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो 2 टाइम्स, और n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट, तो उसके लिए फॉर्मूला है +-n इंटू ई। दिस ई इज सिंपली द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू ई। इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसमें क्या है, चार्ज की वैल्यू फिक्स है, क्वांटाइज्ड है। ये नहीं हो सकता कि E/2 E/3 ये चार्ज नहीं हो सकता, कि इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नेचुरल नंबर में होंगे। अब मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, फाइंड द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन 1 लीटर ऑफ वाटर। हमारे पास 1 लीटर वाटर है तो बताओ उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है और कितना नेगेटिव चार्ज है। ये तो क्लियर है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव होगा, क्योंकि हर एटम पे इक्वल एंड दोनों पे जितना पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल एंड अपोजिट होता है। लेकिन अब देखेंगे कितना है एक्चुअल मैग्नीट्यूड, तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, Q = NE। तो सबसे पहले ये देखने हैं हमने H2O वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 1 लीटर के अंदर। तो 1 लीटर तो दैट इज लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए है, तो पहले हम इसको मास में कन्वर्ट करेंगे और फिर अवोगाड्रो हाइपोथेसिस से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए तो एक मॉलिक्यूल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो निकाल लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता ही है, वी कैन फाइंड द आंसर। अब कैसे, देखो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर cc या 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी हमें पता है, तो इसका मतलब 1 लीटर कितना होता है 1000 cc, 1000, और 1 ग्राम पर cc, 1 cc वाटर है तो 1 ग्राम उसका मास है। डेंसिटी का फार्मूला मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब 1000 cc का मतलब 1000 किलोग्राम वाटर है, यानी कि 1 kg वाटर है, 1 किलो वाटर है। अब वाटर का अगर हम वाटर मॉलिक्यूलर वेट लें तो ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 816, तो 16 होता है एटॉमिक मास 16, और हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन है तो 18 ग्राम हो गया ये। तो 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ वाटर, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो 1 मोल के अंदर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है कितने होते हैं, दैट इज अवोगाड्रो नंबर Na 6.023 इंटू 10⁻23, ये फिक्स हैं। तो 1000 1 kg का मतलब 1000 ग्राम में कितने होंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए पहले हमने। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1000, ये तो आगे मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं इक्वल टू एटॉमिक नंबर 8 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितने, हाइड्रोजन को 1H1 लिखते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन एटम तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन।
तो इसको अगर 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। तो स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो नंबर आया इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और वो कितने आ जाएंगे हमारे, तो इसको ये डिवाइड करके दैट इज़ 6 इंटू 10 पावर 23 ये और 3 ये 26, और 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा ये, एंड डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 10 पावर 27 डिवाइडेड बाय 3। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर अवेलेबल हैं। अब चार्ज निकालने में कितना टाइम लगेगा, Q इक्वल टू माइनस एन ई, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो माइनस एन ई, एन की वैल्यू पता है 10 पावर 27 डिवाइडेड बाय 3। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, यहाँ से हम उस ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हम निकाल चुके, पता ही हमें नॉन है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इट कैन बी इजीली सॉल्व, ये लगभग 0.5 के आसपास आ रहा है, इंटू 10 पावर 8, तो ये 5 इंटू 10 पावर 7 कूलम। तो इतना जो है चार्ज जो है 1 लीटर ऑफ वाटर, इस पर इतना नेगेटिव और इतना ही पॉजिटिव, टोटल चार्ज 0। तो इस तरह से हम किसी बॉडी पे कितना चार्ज है उसके मोलिकुलर वेट से हम उसके एक्चुअल वेट, मोलिकुलर वेट उसे निकाल सकते हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड। मान लिया हमारे पास 3 चार्ज हैं, दे आर प्लेस लीनियरली, लीनियर रखे हुए हैं ऐसे, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम। माइक्रो जो होता है 10 पावर माइनस 6 कूलम है, पता है हमें। इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर फिक्स है। अब किसी पे भी पूछ सकता है वो, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो इसके ऊपर ए पे जो चार्ज रखा हुआ 1 माइक्रो, इस पे बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा देंगे, इसके ऊपर ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है इसके कारण भी फोर्स होगा, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज है इसके कारण भी फोर्स होगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी और नेट ऐड हो जाएगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम सीधा भी ऐड कर सकते हैं। तो कितना आएगा आंसर, तो इसके लिए K की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू दोनों Q1 इंटू Q2 तो 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1 यहाँ पे, प्लस A और C, ये जो दो चार्जेज हैं A और C, इनके बीच में फोर्स निकालना हो तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस कितना 1 + 1 2 मीटर, तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 ये कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 बाय 4, तो ये 5/4, 9 इंटू 5/4 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो इस तरीके से हम इसके किसी भी उस पर फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो था लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियरली। अब ये मान लिया all these 3 charges are placed at the corner of a equilateral triangle, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो किसी भी उस पर फोर्स पूछ सकता है, इस 1 माइक्रोकूलम पे किसी भी कॉर्नर पे बताओ नेट फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए वैसे ही, लेकिन वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को प्रॉपरली यूज़ करेंगे हम। मान लिया मैंने इस पे निकालना है, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो ये होगा ड्यू टू दिस A B C। A के कारण जो इस पे C पे होगा वो इस डायरेक्शन में होगा F1, और B के कारण जो C पे फोर्स होगा वो इसी लाइन के अलोंग इस डायरेक्शन में होगा F2। तो इन दो वेक्टर को हम सीधा ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर 0 डिग्री होता तो F1 + F2 होता। तो इसलिए इसके लिए क्या करेंगे हम, दो इक्वल वेक्टर्स हैं मैग्नीट्यूड में,
डायरेक्शन जो है अलग अलग है, तो इसके लिए एक तो जनरल फार्मूला है आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा अंडर द रूट। जब ए और बी इक्वल होते हैं आपस में तो इसका शॉर्टकट फार्मूला जब ये रखोगे एंड यू विल कैलकुलेट, तो ये 2a कोस थीटा बाई 2 ये आएगा रिजल्टेंट। तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे F1 F2 दोनों में से एक होगी। तो F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे क्योंकि डिस्टेंस सेम है सारी, तो इसलिए ये होगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस 10⁻−12 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 1, तो 9 इंटू 10⁻−3 न्यूटन तो है F1 F2 दोनों की वैल्यू सेम दोनों की, लेकिन टोटल फोर्स कितना होगा इसके ऊपर F, दैट इज 2F1 F2 F1 की जगह कोई भी एक ले लो इसमें से इंटू कोस थीटा बाई 2, और यहाँ पे F1 की वैल्यू है हमारी 9 इंटू 10⁻−3 इंटू कोस थीटा कितना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू और वो 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इसलिए ये 30 डिग्री आ जाएगा। और कोस 30 यू नो √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 9√3 इंटू 10⁻−3 न्यूटन, और इसके बीच में एग्जैक्ट बीच से ये फोर्स होगा। अब यही 3 चार्जेस जो हैं, मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, ये डिस्टेंस मान लिया 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो अब बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स होगा। यहाँ पे क्योंकि ये फोर्स F1 F2 अलग अलग आएंगे अब, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, उसमें तो डिस्टेंस सेम थी दोनों में, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है। ये 90 डिग्री है, तो ये 3 4 है, तो ये 5 होगा, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो अब इस 1 माइक्रोकूलम पे इस 1 माइक्रोकूलम के कारण फोर्स होगा आउटवर्ड, ये मान के चल रहे हैं हम कि ये सारे जो हैं पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो रिपल्सन होगा, तो F1 कितना होगा, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 उसी तरह से 10⁻−12 माइक्रो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9, ये कैंसिल हो गए 10⁻−3 न्यूटन, F1 आ गया। लेकिन F2 जो होगा वो इसके कारण होगा और उसकी डायरेक्शन ये होगी F2, और ये जो बीच में एंगल है ये थीटा हमें नहीं पता अभी कितना है, ये निकाल सकते हैं हम इससे, डिस्टेंस पता है हमें ये। तो F2 की वैल्यू उसी तरीके से करेंगे, तो 9 की जगह यहाँ पे 20 कितना आ जाएगा 25, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻- वो तो सेम आएगा, लेकिन डिस्टेंस 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना लेंगे 25, तो इसलिए ये 9/25 इंटू 10⁻−3 न्यूटन ये आएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम फार्मूला अपना बेसिक फार्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये फार्मूला लगाएंगे। तो a² मीन्स F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा इसमें ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो इस ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/5, तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 इंटू 3/5। अब F1 F2 की वैल्यू हमें दोनों पता है, ये हमारी F2 की वैल्यू है और वो F1 की वैल्यू है, और इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 10⁻³ तो दोनों में कॉमन है, बाहर आएगा ये, तो इसलिए अब 10⁻³ तो बाहर आएगा ही आएगा। अब F1² F1 कितना था हमारा, ये था, तो इसका 1 का स्क्वायर 1 अंदर, F2² तो ये तो बाहर आ गया हमारा ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9/25 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 2 जा 6, ये 6/5 तो है ही अलग से, इंटू F1 इंटू F2, तो 10⁻³ तो हम बाहर पहले ले चुके हैं, तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ कितना बच गया 9/25। अब इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है, दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से हम किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में चार्जेस रखे हुए हैं